द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों सोचिए, जो देश की रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, देश के जवान, देश के सैनिक, वो आज धरने पर 107 दिन से बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लगातार सुनते हैं ना, तमाम सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम सरकारें राष्ट्रवाद की बात करती हैं, सैनिकों की बात करती हैं, सैनिकों के सम्मान की बात करती हैं। लेकिन ये सैनिक आप देख सकते हैं तकरीबन 107 दिन से धरने पर बैठे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार इनको सुनने के लिए राज़ी नहीं है। इनकी और क्या मांगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और क्या मुश्किल इन दिनों में आई है, इन 7 दिनों में, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं ना, जो सैनिक अपने घर से निकलता है 21 साल की उम्र में, अपने माँ बाप, घर परिवार छोड़कर, वो इस उम्र में आकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपने हुकूक और अधिकार को पाने के लिए। सर, आप सबका तो पहले बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए हैं। मांगे क्या है सरकार से सर, वो हमें आप बता दीजिए। सर, हमारी मांगे हैं जो OROP में जितनी भी कमियां रही हैं जी, उनको दूर किया जाए। और हमारे देश का जो दुर्भाग्य है कि जो जिस देश का सैनिक खुश नहीं है, और जिस देश का सैनिक रोड पे उतरा हुआ है, और जिस देश का सैनिक 107 दिन से उड़ीक कर रहा है कि हमारी बातें कोई सुनने के लिए आएगा, लेकिन अफसोस कि हमारी बात सुनने के लिए 107वें दिन तक कोई नहीं पहुंच पाया। और हमने पूरी कोशिश किया तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, MLA MP द्वारा, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी ये धरना नहीं उठाएंगे। और ये धरना अभी जहाँ तक ये संख्या की बात है, अगर हमारे को कोई सुनने के लिए आएगा ना तो हम संख्या भी दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमारी संख्या नहीं है, हम दिखाएंगे संख्या। हमारे को सरकार या कोई भी जो हमारी बात सुनने के लिए आएगा तो हम उनको अपनी संख्या भी दिखा देंगे। ये बात है। तो हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम क्या मांगे थोड़ा आप बताएं। मांगे सर, हमारी जो OROP में जितनी भी कमियां हैं वो हम अपनी मांगे मनवा कर ही हटेंगे जी। हाँ जी, हाँ, वो ऑलरेडी हमने सबको ये दिया हुआ है, इसका मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। जो जितनी मांगे हैं, हमारी मांगे वो पूरी होनी चाहिए। तो जो सरकार के लोग हैं, क्या आपसे कांटेक्ट किए यहाँ, अगर आपका इशू जानने की कोशिश किया, प्रॉब्लम क्या आप लोग? नहीं, अभी तक हमारे को किसी भी सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं पहुंचा है। यही तो दुर्भाग्य है देश का। नहीं तो देश के सैनिक का ये हाल है तो देश के आम नागरिक का क्या हाल हो। तो इससे पहले वो जब धरना दे रहे थे, लाठी भी चार्ज की गई और भगा दिया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं थाने में बंद हुआ था जी। हाँ, आप बंद हुए थे? मैं भी बंद हुआ था। पुलिस ने आपको डिटेन किया था? पुलिस ने यहाँ से किया था। हाँ। हम लोग यहाँ धरने पर सुबह से आकर के बैठे थे जी। धरने जो है वो पहलवानों के साथ में धक्का मुक्की हुआ, उनको लेकर गए। हम लोग बिल्कुल अलग थे, लेकिन हमको बोला यहाँ से नहीं हटोगे तो हम तुम्हें जेल में डालेंगे, हम बंद करेंगे। सैनिकों को जेल में डालेंगे। हमको जो है, हम यहाँ पर 16-17 आदमी थे जैसे अभी हैं, इसी से थे हम। ज़्यादा संख्या बल को यहाँ पर इसलिए नहीं लाते हैं कि कोई भी सरकार को या हमको कोई परेशानी ना हो। अभी जितने हमारे जवान हैं वो क्या है कि कहीं कोई नौकरी कर रहा है, पेंशन इतनी कम है, कोई बेचारे वो कर रहे हैं। विधवाओं के लिए बोलते हैं कि वो यहाँ पर आती नहीं है। अरे भाई, वो कैसे आएंगी? वीरांगनाएं 4-4 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं। एक MSP पे है, उसको जो है 15,500 मिल रहा है अफसर को, जो कि 58-60 साल नौकरी करके जा रहा है। एक जवान है जो कि बॉर्डर पर 26 साल, 25 साल, 24 साल नौकरी करके आता है, उसको जो है 5,500 दिया जा रहा है। एक नर्स है हमारी जो कि उनको 10,800 रुपये दिया जा रहा है, जो कि वो उनको बॉर्डर देखती हैं क्या? अफसर बॉर्डर पर जाते क्या? एक कंपनी होती है, उसके अंदर 2 अफसर होते हैं, एक कंपनी कमांडर होता है, एक उसका सेकंड होता है। उसके बीच में वो अफसर तो वहीं बैंकर में रहता है, और मेरे जैसे 3 जवान उसकी सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं। तो अगर उसको कोई मारने के लिए आ रहा है तो गोली पहले मैं खाऊंगा या वो अफसर खाएगा? और उनको 15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये इसमें हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। एक अफसर का हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, उसको 1.5 लाख रुपया सरकार दे रही है, 2 लाख दे रही है। और एक जवान का हाथ पैर कटता है, उसको जो है 7,000 दे रही है, 9,000 दे रही है। ये कहाँ का इंसाफ है सरकार का? अरे भाई, वो अफसर है, उसकी बेसिक ज़्यादा है, उसका DA ज़्यादा, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो डिसेबिलिटी है, जो हमारा नुकसान है, वो तो कम से कम हमें दो। दूसरा, हम हॉस्पिटल में जाएं, दवाई के लिए बैठे रहते हैं, एक अफसर आ गया, उधर बैठे रहो, अफसर को पहले दवाई दे दो। स्केल सिर्फ GSU जवान को लागू है, जो कि कम उम्र में आता है। यंग एज में आना पड़ता है, ज़बरदस्ती आना पड़ता है,
जो सेना में सैनिक जो है वो उसको क्या बोलता है, जो अपना जवान बोलता है, जवान, तो वह जवान चाहिए। तो जवानी हालत में हमको रिटायरमेंट भी होना पड़ता है। हमारा जो एंट्री जो 18 साल का उम्र में 21 साल की उम्र के बीच में एंट्री होना पड़ेगा। उससे एक दिन में आगे अगर हमारा एज निकल गया हम उसमें एंट्री नहीं हो सकता है। और साउंड हेल्थ भी चाहिए, साउंड ट्रेनिंग भी चाहिए। हमेशा एक सैनिक कम से कम 20 घंटे की ड्यूटी रोज करना पड़ता है। उनका शरीर में कम से कम 30-35 किलो वजन रहता है और बॉर्डरों में डटे रहता है। सभी पूरा देश का हिफाजत के साथ में हमारा जो अफसरों का हिफाजत, उनका परिवार का हिफाजत सभी जवान के कंधे पर रहता है। लेकिन बड़ा बातें करेंगे। अगर मान लो कोई जवान शहीद हो गया तो उसका पीछे जो गैलेंट्री अवार्ड जो होता है, जो वीरता पुरस्कार, वो कोई अफसर लेके चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा है। वीरता पुरस्कार अगर मिलता है, कई किस्म का पुरस्कार होता है। जैसे वीर चक्र होता है, जैसे मान लो जो विशिष्ट सेवा मेडल होता है, कई किस्म का है, तो उसी का अलग अलग रेट होता है। हर महीना उसके लिए पैसा अलग मिलता है। मान लो 10,000 का भी मेडल है और पेंशन होने के बाद भी 10,000 उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा और साख सुविधा अलग से है। और ट्रेनों में, हवाई जहाजों में उसको फ्री में सफर कर सकता है। लेकिन किसी सिपाही के लिए आतरेज है, उसको देना नहीं चाहता वो अड़प लेता है, क्योंकि सेना के अंदर ऐसे अफसर होते हैं, अफसर बोलेंगे वो हमारा चालाकी की वजह से वो तो शहीद हो गया, उसके घर पे तो डेड बॉडी भी लेके गया। लेकिन वो उन्हीं की वजह से, बहुत बड़ा एक जंग था, उसने उसको रोका, उसका कमांडिंग पावर की वजह से, नहीं तो वर्ल्ड वार होना था। इसी जैसा गवर्नमेंट को गुमराह करेंगे, उसके बाद वो मेडल अफसरों में लेके चले जाएंगे। मतलब अफसर लाशों पर सियासत करने लगते हैं, अपना फायदा ढूंढते हैं। हम मरने के बाद भी हमको नहीं छोड़ते हैं। हम रिटायरमेंट होकर बाहर आने के बाद भी हमारा थाली पे हाथ लगाता है। जैसे मान लो सिक्योरिटी गार्ड, जो हम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नौकरी नहीं मिलता है। हमारा सैनिक कल्याण जो है हमारे लिए बना कर रखा है, उसी के अंदर भी हमारा अधिकारी बैठा है। और हमारा सैनिक का पुनर्वास है, कोटा है, उसी में भी हमारा अफसर बैठा हुआ है, जो कि 58 उम्र में आके उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब हमको देना है, ये हमारे लिए बना कर रखा है। लेकिन ये सब हाईजैक करके अपना पास रख दी। उसके बाद जो हमारा जो OROP जो होता है, OROP जैसे मान लो मैंने 4th पे कमीशन का स्केल पे मैंने अगर पेंशन आया होने से मेरा पेंशन क्या होगा, उसी टाइम का तनख्वाह का हिसाब से उसका 50% मिलता है मेरे को। बाकी डिपार्टमेंट में क्या होता है, वो 60 साल तक नौकरी करने की वजह से उनको कई पे कमीशन देखने को मिलता है और उनको पेमेंट भी बढ़ता है। अब सरकार क्या बोलता है, हम लोगों को 65,000 करोड़ रुपये OROP के लिए दिया हुआ है। अभी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब जो राजस्थान में ये घोषणा किया, हमको पता दिया है, लेकिन 85% हमारा अफसरों को चला गया, हमको सिर्फ 15% दिया है। मतलब घोषणाएं ज्यादा होती हैं, अमल कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी में जो हैजा करने में हमारा अफसरों ने, हमारा लीडरों ने हैजा किया है, उन्हीं की वजह से हुआ है। जो बीजेपी का सरकार जो पहले बना था, अरुण जेटली साहब थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, जो कि एक पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर को लगाया था, जो कि एक डिफेंस मिनिस्टर तक नहीं था। ये इसलिए हुआ था जब जंतर मंतर में जो 2015 में पेंशन हुआ था, अफसरों का साथ में हम लोग पेंशन कर रहे थे, जनरल सतबीर सिंह साहब के साथ में। उस टाइम पर जो हम लोगों का एक टेंट अलग निकल गया, तो रक्षा मंत्री का कुर्सी में किसी को नहीं बिठाया, जो कि अगर हमारा अफसर को जाके अगर रक्षा मंत्री से मिलना है तो फाइनेंस मंत्री की कुर्सी में भी जाके वो मिलकर अपना मेमोरेंडम दे के आएंगे। लेकिन हमको जाना है तो रक्षा मंत्री की कुर्सी में चाहिए, वहाँ तो ताला लगा कर रखता है, हमें वहाँ नहीं जाना। जो आम जनता है वो ये सोचती है कि ठीक है, हर जगह धांधली है, हर जगह करप्शन है, लेकिन हमारी फौज में तो करप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पूर्व सैनिक हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से जो अफसर होते हैं सैनिक में, वो किस तरह से करप्शन करते हैं और किस तरह से जो आम फौजी होते हैं उनके हक और हुकूक को छीन लेते हैं। सर, जिस तरीके से राष्ट्रवादी सरकार है, अपने आप को कहती है और फौज के सम्मान की बात करती है, क्या लगता है कि वो आपके हक अधिकार की बात को सुनेगी? सर, अगर राष्ट्रवादी सरकार होती या फौज की बात सुनने वाली सरकार होती तो आज 107वां दिन कैसे होता। कितना अच्छा वो है सर कि 107 दिन हो गए धरने पर। ये राष्ट्रवादी सरकार और ये फौजियों को सुनने वाली, सैनिक को सुनने वाली सरकार तो है ही नहीं है। अगर होती तो हम उसको बोलते कि 107 दिन कैसे हो गए। 107 अगर आपको नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या करेंगे? सर, वो अगला हमारी जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी है, वो जैसे ही हमारे को वो जो फैसला लेंगे, या जो हमारे को डायरेक्शन देंगे, हम उस डायरेक्शन के ऊपर 110% खरे उतरेंगे और उतरते हैं और उतरेंगे। पूर्व सैनिक होने के नाते देश की आम जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, हम देश की जनता से यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम जो 2024 में इलेक्शन आ रही है, उसकी आप पूरी सूझबूझ से वोट डालने की कोशिश करें और
ये हमारे सैनिक का हम कोशिश करेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारी क्या सोच रही है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे भी सांसद में कम से कम 5, 7, 10 सांसद इलेक्ट होकर संसद में आए। आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो क्या इसको राष्ट्रीय लेवल पर ये प्रदर्शन, ये धरना होगा? बिल्कुल होगा सर, राष्ट्रीय लेवल पर होगा, बिल्कुल होगा। फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी डायरेक्शन देंगी सर, हमने पहले ही बोल दिया। जो इलेक्शन तो बहुत दूर है अभी, ये तो अब पहले ही होगा, उससे पहले होगा। हम अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने। वो तिरंगा लहराता रहेगा और लास्ट दम तक सैनिक जो है अपने दम पर लड़ता रहेगा। सरकार नहीं मानेगी तो हम मनाकर छोड़ेंगे। बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारा शांतिपूर्वक ध्यान दे और हमारी विसंगतियों को दूर करे।